नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध पुस्तक चिंतामणि के बारे में चर्चा कर रही हूँ। लड़कियों का बहुत आग्रह था कि उसके बारे में बताइए, बहुत क्लिष्ट लगती है, कठिन लगती है, समझ नहीं है उसमें क्या है क्या नहीं। तो मैंने सोचा उसके बारे में यूट्यूब एक बना के डाल दिया जाए। 20वीं शताब्दी के जिन आलोचकों की ख्याति भारत के बाहर भी फैली, उनमें एकमात्र आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वस्तुतः शुक्ल जी की चिंताधारा एक संपूर्ण स्वतंत्र काव्यशास्त्रीय चिंतन की अंतर यात्रा है। चिंतामणि के 2 भागों में संकलित 21-22 निबंधों में शुक्ल जी हिंदी साहित्य का एक स्वतंत्र आधार निर्मित करते हैं। ये विभिन्न निबंध साहित्य शास्त्र के संपूर्ण प्रश्नों से संबद्ध हैं, जिनमें वृद्धि, चिंतन, इंद्रिय बोध, भावना, कल्पना सबका समन्वय हो जाता है। चिंतामणि भाग 1 में 10 ऐसे निबंध हैं जिनका संबंध मनोविज्ञान से है। इनमें शुक्ल जी ने भावों के स्वरूप का बहुत ही मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है और इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, ये निबंध शुक्ल जी के साहित्यालोचन का मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। चिंतामणि प्रथम भाग के जो 10 निबंध हैं वो 1912 से 1918 के बीच लिखे गए थे और इन निबंधों के लिखने के पीछे एक आलोचनात्मक पद्धति का विकास लक्षित होता है। शुक्ल जी हिंदी के लिए स्वतंत्र आलोचना पद्धति का विकास कर रहे थे। चिंतामणि त्रिपाठी से लेकर महाराज राय सिंह तक काव्य का जो विकास हुआ था वह एकांगी था। इस तरह पश्चिमी आलोचना के रीतिवाद से भी शुक्ल जी सहमत न थे, इसलिए न तो उन्होंने पश्चिमी रीति विज्ञान का पीछा किया और न भारतीय रीति शास्त्रों का अनुसरण किया। डॉक्टर रामविलास जी ठीक ही लक्षित करते हैं, शुक्ल जी ने रीति शास्त्र के भाव विवेचन को अपना आधार नहीं बनाया, न पश्चिम के विज्ञान को ही। उनकी रचनाएं मौलिक हैं और वे न केवल साहित्य शास्त्र को वरन समाज शास्त्र को भी महत्व देती हैं। शुक्ल जी के निबंधों का इतना अधिक महत्व किसी आलोचक ने नहीं स्वीकारा है। वस्तुतः अपने समकालीन मनोवैज्ञानिक कवियों के व्यक्तिवादी चिंतनों और आंतरिक व्याख्यानों से शुक्ल जी भाव मनोवृत्तियों के विश्लेषण को मुक्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मनोविज्ञान के व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद दोनों की सीमाओं को समझते हुए अपनी विश्लेषण पद्धति को उनसे मुक्त रखा। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान की जड़ भौतिकवादी धाराओं का भी विरोध किया। शुक्ल जी ने यह लक्षित किया कि मानव भावों का स्रोत कहाँ है। अपने रागात्मक बोध शीर्षक निबंध में उन्होंने लिखा है, संसार सागर की रूप तरंगों से मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसी की रूप गति से उसके भीतर विविध भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है। उन्होंने अपने मने निबंध जो है उनका भाव और मनोविकार में लिखा है, प्रत्येक भाव का प्रथम अवयव विषय बोध ही होता है। इसीलिए इनकी चिंतामणि में इनका जो प्रथम निबंध है वह है भाव या मनोविकार। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। इसी निबंध में उन्होंने यह भी लिखा है, अनुभूति के द्वंद्वों से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। इसी प्रकार कविता क्या है, इस निबंध में शुक्ल जी ने यह दिखलाया है कि मनुष्य के भावों का विकास लोक के भीतर होता है और कविता का भी विकास भावों के इस विकास से अविच्छिन्न या अखंड है। ये स्थापनाएं चिंतामणि के मनोवैज्ञानिक निबंधों की गहराई को सूचित करती हैं। शुक्ल जी जिन दिनों अपनी विचार यात्रा पर निकले थे, उन दिनों सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में अनेक विचारधाराएं प्रचलित थी। पश्चिम से कला, मनोविज्ञान और आत्मदर्शन की अनेक नई नई पद्धतियों का पूर्वी देश के चिंतनों को पद्धतियां जो थी माने ये मनोविज्ञान और आत्मदर्शन की, वो पूर्वी देश के चिंतन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगी थी। शुक्ल जी ने इन सबसे यथेष्ट सामग्री ग्रहण करते हुए भी इनकी असंगत स्थापनाओं का विरोध किया, जो गलत लगती थी उनका उन्होंने बिल्कुल खंडन किया। शुक्ल जी ने स्वयं लिखा है, ये निबंध विचार यात्रा के पड़ाव हैं। स्पष्टता इनमें विचार, चिंतन, भावना, कल्पना, इंद्रिय बोध आदि की समस्याएं क्रमशः प्रस्तुत की गई हैं। शुक्ल जी ने भावों का सामाजिक आधार दिखाते हुए मनुष्य की इच्छा और विषय बोध का बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है।
उन्होंने भावों के विकास क्रम में आत्मगत और वस्तुगत तत्वों का समन्वय लक्षित किया है और इस प्रकार उन्होंने आंतरिक भौतिकवाद और कलावाद दोनों का विरोध किया है। उन्होंने प्रत्येक भाव के सामाजिक स्वरूप का विश्लेषण किया है। ईर्ष्या के संबंध में वे लिखते हैं, ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न विषय है। इसी प्रकार उत्साह को उन्होंने कर्म सौंदर्य के रूप में देखा और मनुष्य के व्यवहार से उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की। उन्होंने लिखा है, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली-जुली व्याख्या है। उत्साह की ऐसी लौकिक व्याख्या किसी दूसरे ने नहीं की है। यह लौकिक व्याख्या तथाकथित किसी मनोवैज्ञानिक व्याख्या से कम महत्वपूर्ण नहीं है। श्रद्धा और भक्ति शीर्षक निबंध में उन्होंने प्रेम और श्रद्धा में अंतर बतलाते हुए बड़ी मूलभूत बात कही है। वे लिखते हैं, हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए कर्म तंतुओं के उपादान से ही होता है। लोभ और प्रीति शीर्षक निबंध में उन्होंने बड़े ही सरल ढंग से दोनों का भेद स्पष्ट करते हुए लिखा, लोभ जो होता है सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख होता है। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर दौड़ना लोभ है। किसी वस्तु विशेष पर इस प्रकार मुक्त रहना कि उससे कितनी ही अच्छी अच्छी वस्तुओं के सामने आ जाने पर भी विशेष वस्तु की प्रवृत्ति के प्रति रुचि न तो कम हो न प्रेम कम हो, तो ये वास्तविक प्रेम है। इसी तरह क्रोध के संबंध में उन्होंने लिखा है, क्रोध दुख के चेतनकरण से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। करुणा तो स्वतः एक सामाजिक भावना है जिसमें संबंध ज्ञान की व्याप्ति ही लक्षित होती है। वह व्यक्तिगत अनुभूति से भिन्न है और सह अस्तित्व से उत्पन्न सहानुभूति या संवेदन है। शुक्ल जी ने इस प्रकार लज्जा को भी एक सामाजिक भाव बताया है और वे मानसिक आधारों के सूक्ष्म चिंतक हैं। उन्होंने 1991 के अपने एक निबंध, उनका निबंध का नाम है विश्व प्रपंच, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है, भाव धारणा की यह क्षमता मनुष्य के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। शुक्ल जी ने जीवन में और साहित्य में भावों की महत्वपूर्ण भूमिका बांधी है। कविता मनुष्य के भावों को प्रतिबिंबित करती है, इसलिए उसे मानव जीवन का प्रवर्तक कहा जाता है। शुक्ल जी की दृष्टि में कविता मनोवेगों को तीव्र करती है, परिमार्जित करती है और संसार के साथ संबंध निर्वाह पर बल देती है। यहाँ यह मानना पड़ेगा कि पश्चिमी चिंतक अरस्तु के भाव रेचन सिद्धांत से शुक्ल जी का भाव सिद्धांत ज़्यादा विकसित और उदात्त है। उन्होंने केवल भाव रेचन को ही महत्वपूर्ण नहीं माना, बल्कि भाव परिष्कार के आधार भी ढूंढ निकाले। शुक्ल जी ने भावों की उदात्तता का मौलिक निरूपण किया है। शुक्ल जी ने साहित्य की अनुभूति को भावों की अनुभूति से जोड़कर समस्त कलावादियों का खंडन किया है। भावों की अनुभूति ही रस है। यह अनुभूति अवश्य क्रोचे की तरह विषय तत्व को अभिव्यंजना के कला तत्व से समन्वित करने की विराट चेष्टा है और हिंदी साहित्य को शुक्ल जी की यह अनुपम देन है। इस अर्थ में वे भरत और आनंदवर्धन जैसे सचेत मने जो आचार्य थे उनके से भी आगे बढ़ गए हैं। साहित्य भाव व्यापार का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को शुक्ल जी ने विविधताओं के बीच देखा था। यही नहीं, वे तथ्य निरूपण को गोचर और मार्मिक रूपों के प्रत्यक्षीकरण से मिलाकर ज्ञान प्रसार और भाव प्रसार की एकता सिद्ध कर रहे थे। उन्होंने लिखा है, ज्ञान प्रसार के अंदर ही भाव प्रकार संभव है। और यहाँ उन्होंने स्पष्ट लक्षित किया कि साहित्य के भाव जगत के भीतर विचार और बौद्धिक चिंतन का एक पक्ष है तथा इंद्रिय बोध और मूर्तिवता दूसरा पक्ष। इन दोनों पक्षों के समन्वय के बिना साहित्य शास्त्र का वास्तविक आधार निर्मित नहीं हो सकता। उन्होंने विषय बोध और इंद्रिय बोध के इन मनोवैज्ञानिक निबंधों पर जोर देकर लिखा और वस्तु विधान की विविध प्रक्रियाओं की चर्चा की। उन्होंने अपने निबंधों में साहित्य की गोचरता का सिद्धांत स्थापित किया और इसी के आधार पर महाकाव्यों, गीतों और आधुनिक मूर्तिमान काव्य धाराओं की प्रशंसा की। प्रकृतिवादी कवियों की जैसी उदार समीक्षा उन्होंने की, वैसा शायद ही दूसरा कोई आलोचक कर पाया हो। कल्पना और भावना साहित्य के
क्षेत्र में माने अविभाज्य संबंध रखती हैं। सच कहा जाए तो साहित्य में जितना विषय बोध है उससे अधिक कल्पना बोध। कल्पना को भावना से अलग हटाकर साहित्य का विवेचन संभव ही नहीं है। यहाँ शुक्ल जी ने प्रसिद्ध अंग्रेजी आलोचक एडिसन के कल्पना के सिद्धांत को विकसित किया है। एडिसन ने वस्तु विधान और कल्पित विधान का दो मोटा विभाजन किया था। शुक्ल जी ने वस्तु विधान और कल्पना विधान के नए और मौलिक विभाजन के बाद एडिसन के विभाजन का भी विस्तार किया। यूरोप के कल्पनावादियों और उनके सिद्धांतकारों ने कल्पना की जिस भूमिका को माने लेकर वे चले थे वह कॉवरेज किड्स शैली से होती हुई जोसेफ एडिसन तक विकसित होती रही। इस बहस के पूर्व शुक्ल जी ने काव्य विधान के भीतर कल्पना विधान के प्रकारों की बड़ी गंभीर चर्चा की है। उनके निबंध इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी के अन्य आलोचकों ने भी साहित्य के विविध रूपों पर बहुत कुछ लिखा, परंतु छायावाद के समर्थ आलोचक भी कल्पना के सिद्धांत का विस्तार शुक्ल जी से आगे नहीं कर सके। नंद दुलारे वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र और यहाँ तक कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी शुक्ल जी का अनुगमन किया है। धन्यवाद।